तो इस वक्त हम एनडीटीवी के न्यूज़ रूम में हैं और हमारे पास ये मॉडल आप देख रहे हैं जो बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो है उसे किस तरह से अंजाम दिया गया। 1971 के बाद पहली बार भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर जिस तरह का हमला बोला, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया है। आपको बता दें कि ये जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो इसका लक्ष्य घोषित किया गया था, बाकायदा ऐलान किया गया था। ये बताने के लिए न केवल पाकिस्तान को बताया गया बल्कि दुनिया को बताया गया कि हम आ रहे हैं आतंक के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी आतंकी अड्डों के खिलाफ, यानी कि उन अड्डों को निशाना बनाया गया इस ऑपरेशन में जिनमें 9 अड्डे शामिल थे। तो हम यहाँ पे पूरा आपको रेप्लिका जो दिखा रहे हैं, मॉडल जो दिखा रहे हैं, उसमें हम तमाम बातें बताएंगे। कुल मिलाकर 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, 11 पाकिस्तानी एयरबेस थे जिन पर हमने स्ट्राइक किया और वो मजबूरन किया क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। हमने उसका रिस्पांस दिया विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो चिट आप देख रहे हैं, ये ब्लैक चिट्स में जो है वो आतंकी अड्डे हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से आपको बताएंगे। जो व्हाइट चिट्स है ये वो एयरबेसेस हैं जिनको हमने स्ट्राइक किया दी थी। बिल्कुल। तो ये अब आप पीओके का इलाका यहाँ पर आप देख रहे हैं और 7 मई को जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी 9 ठिकानों पर, उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, ये आप सवाई नाला कैंप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो ठिकाना था जहाँ पर आतंकी जो है जिन्होंने खासकर अगर हम बात करें तो पहलगाम के जो हमले की हम बात करें उसकी ट्रेनिंग ली थी आतंकियों ने यहाँ पर। इसके अलावा 2024 अक्टूबर में जो गुलमर्ग और सोनमर्ग के हमले थे वहाँ पर भी आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर सैयदना बिलाल कैंप जो है वो आप देख रहे हैं, ये भी पीओके के आसपास का इलाका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर खासकर ये जंगल का इलाका है, तो जंगल में सर्वाइवल कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग इन आतंकियों को यहाँ पर दी गई थी। और साथ ही यहाँ पर एक्सप्लोसिव वेपन्स जो है वो रखे जाते थे, विस्फोटक रखने का ये इनका जो बिलाल कैंप है वो होता था। जी, तो अदिति ने 2 कैंप्स के बारे में आपको बताया और जो अगले 2 कैंप्स हैं, हम पहले आपको बता दें कि 9 कैंप्स को निशाना बनाया गया था। इनमें से 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान में थे। पहले हम पीओके के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पीओके के 2 कैंप्स के बारे में आपने जान लिया। अब 2 कैंप्स का जिक्र मैं यहाँ पर करता हूँ। ये जो मरकज अब्बास है ये कोटली के अंदर है। कोटली कहाँ? कोटली पीओके में आता है। तो इस कैंप को भी निशाना बनाया गया। इसके पास एक और है मस्कर रहील शाहिद, ये भी कोटली में ही आता है। तो मरकज अब्बास की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे दूँ कि यहाँ पर लश्कर के आतंकियों को तैयार किया जाता था और इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, बहुत महत्वपूर्ण अड्डा था आतंक का लश्कर के लिए, जहाँ पर एक साथ 15 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जितने पीओके में आतंकी कैंप्स हैं इनको लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं बात कर लेता हूँ बिलाल कैंप की, जो कि बिलाल कैंप की बात उन्होंने कर ली। बरनाला कैंप की, जो कि भिंबर में है। बरनाला कैंप कहाँ है? बरनाला कैंप यहाँ पर है, ये रहा। ये बरनाला कैंप है और इस बरनाला कैंप की जो बात है, यहाँ पर वेपन्स को कैसे चलाना है, उनकी हैंडलिंग कैसे करनी है, एक्सप्लोजिव को कैसे तैयार करना है, उनको कैसे ब्लास्ट करना है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। इसके अलावा जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे आतंकी जंगल के रास्ते आते हैं और जब इनको अंजाम देना होता है अपनी वारदात को तो कई दिनों तक जंगल में छुपे रहते हैं। वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। बिल्कुल। और अगर हम कुछ अब उन ठिकानों की बात करें जो पाकिस्तान के इलाके में आते थे तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो सर्जल कैंप था, सर्जल तेहरा का जो कैंप है वो ये यहाँ पर था जो कि पाकिस्तान के इलाके में आता था। अब हम पीओके से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। ये जो स्ट्राइक की गई थी पीओके के 5 ठिकाने थे और पाकिस्तान के अंदर के जो थे, जो पंजाब प्रांत के आसपास के ठिकाने थे, वो 4 ठिकाने थे। सर्जल कैंप की अगर हम यहाँ पर आपको बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस पर जो मार्च 2025 में हमला किया गया था उसकी ट्रेनिंग जो है वो सर्जल कैंप में ही यहाँ पर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सियालकोट के इलाके की तो ये आप वो देख सकते हैं, महमूना जोया जो है सियालकोट का कैंप, यहाँ पर एयरफोर्स बेस कैंप जो था उसे अटैक करने की प्लानिंग की गई थी टेररिस्ट के द्वारा और ये भी आतंकियों की ट्रेनिंग का जो सियालकोट का एक बड़ा कैंप होता था। तो आपको बताएं कि जब पाक समर्थित आतंकवाद की बात आती है तो 2 बड़े चेहरे, 2 स्याह चेहरे उभर कर सामने आते हैं। उनमें एक नाम है हाफिज सईद का, जो कि लश्कर का मुखिया है और उसका टेरर कैंप कौन सा है? मरकज तैयबा मुरीद के में है, इसको हमने टारगेट किया। और दूसरा जो स्याह चेहरा है, बड़ा चेहरा, वो कौन है? वो है मरकज सुभान अल्लाह बहवलपुर। ये किसका है? ये जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का है। तो पहले मुरीद के की मैं बात कर लेता हूँ। हाफिज सईद इसका मुखिया है और हाफिज के जो कारिंदे हैं वो इसको संभालते थे। यहाँ पर धर्म की शिक्षा के आड़ में आतंक का कारखाना चलता था। यहाँ पर आतंक के औजारों को तैयार किया जाता था, उनका माइंड वॉश किया जाता था और बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक साथ लोगों को बहला फुसलाकर, उनको बरगला कर लाया जाता था। फिर उनका माइंड वॉश करके उनके मन में जो कट्टरपंथी सोच है वो भरी जाती थी। फिर उनको भारत के खिलाफ
आतंक के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता था। जब इसको तबाह किया गया तो यहाँ पे भारी नुकसान हुआ और वो तमाम लोग इसकी जद में भी आए जो आतंकी फैक्ट्री को चला रहे थे। अब आ जाइए, ये है मरकज सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय लिस्ट तैयार की गई थी, एक बड़ी लिस्ट थी ठिकानों की, उनको स्क्रूटनी की गई और कुल मिलाकर जो जानकारी दी खुद हमारे अफसरों ने वो ये कि 21 ठिकानों को सॉर्ट आउट किया गया। उनमें से भी पहले फेज में 9 ठिकानों को चुना गया और जो 9 ठिकाने चुने गए उनमें मरकज जो सुभान अल्लाह है ये दूसरे नंबर का ठिकाना था। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं और बताया जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान बहावलपुर में हुआ है, मसूद अजहर को हुआ है। उसके कई रिश्तेदार इस आतंकी अड्डे के खिलाफ जो भारत की स्ट्राइक थी उसका शिकार हुई है। तो बात खास बात ये भी थी बहावलपुर की, अनंत, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना रहा है। सबसे दूर जाकर 100 किलोमीटर अंदर जाकर जब भारत की वायुसेना ने यहाँ पर स्ट्राइक किया था, वो अपने आप में ये दिखाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी था और एक कड़ा संदेश दिया गया कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं वो पूरी तरह से भारत के जद में है और अगर भारत चाहे तो उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। तो पूरी तरह से एक नपी तुली कार्रवाई यहाँ पर की गई। एयरबेस पे बढ़े उससे पहले अदिति मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एड ऑन करना चाहूंगा। एड ऑन ये करना चाहूंगा कि जब ये आतंकी कार्रवाई हुई तो इसको जो समाप्त किया गया, इसके बारे में जो जानकारी दी गई तो बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। और जो बहावलपुर की हम बात कर रहे हैं, यहां पर मसूद अजहर के कई नजदीकी, कई रिश्तेदार इस हमारी स्ट्राइक की चपेट में आए और यह भी खबर आई कि मसूद अजहर ने रोते रोते कहा था कि इससे अच्छा होता कि वो मर जाता, वो क्या करेगा। तो इतना आघात, इतनी पीड़ा उसे पहुंची है, शायद उसे अब एहसास हुआ हो कि जब कोई अपना जाता है तो दर्द कितना होता है। बिल्कुल। अब हम उन ठिकानों की बात करते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ पलट के कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिमाकत कर दी। पाकिस्तान ने कोशिश ये करी कि भारत के जो सैन्य ठिकाने, जो अहम ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, इन इलाकों पर जो एयर ठिकाने थे, एयर बेस थे, इस तरह के जो हमारे सैन्य ठिकाने थे, उन्हें पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा गुजरात के भुज में निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू के कई अहम ठिकाने थे जिन पर वो आतंकी हमला करना चाह रहा था, जिन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन इसके जवाब में उसके बाद भारत ने ऐसी कार्रवाई करी, ऐसा हमला किया पाकिस्तान पर जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। और वो हमला था उसके सैन्य ठिकानों पर, उसके मुख्य एयरबेस पर। और हम वो अब आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से खास एयरबेस थे यहाँ पर। अगर सबसे पहले हम बात करें तो मुरीद चकवाल की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो ठिकाना था मुरीद चकवाल का, इसमें ये जो एयरबेस है ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली अनंत महत्वपूर्ण जाना जाता था, क्योंकि आधुनिक लड़ाकू विमान जो है वो यहाँ पर तैनात किए जाते थे मुरीद चकवाल में। इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। और आप देख सकते हैं कि जो आतंकी ठिकाना था सैयदाना बिलाल का, वो उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेना और आतंकवाद जो है वो किस तरह से एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे थे। कई सैन्य ठिकाने जो थे वो उसके आसपास बने हुए थे। कंट्रोल टावर, रनवे हैंगर, इसके अलावा यूएवी का भी एक मुख्य केंद्र है मुरीद चकवाल माना जाता था। अगर हम दूसरे की यहाँ पर बात करें तो दूसरा एयरबेस जो है अनंत, अगर आप वो बताएं यहाँ पर। जी, दूसरा एयरबेस यहाँ पर देखिए नूर खान है। नूर खान एयरबेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्ट्रेटेजिकली हम देखें, इसकी पोजीशन को देखें, इसकी लोकेशन को देखें और यहाँ पर जो चीज़ें रहती थी उसके हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के लिए ये एक प्रकार से उसका स्तंभ कहा जा सकता है, काफ़ी मजबूत एयरबेस कहा सकता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पाक वायुसेना का एक प्रमुख और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण ये ठिकाना है। रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। तो इसको भी स्ट्राइक किया गया, इसको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया। अगर हम बात कर लें रफ़ीकी एयरपोर्ट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, रफ़ीकी एयरपोर्ट के यहाँ पर है। ये रफ़ीकी एयरपोर्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एयरबेस आक्रामक हवाई अभियानों में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो ये कि इसका नाम 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी के सम्मान में रखा गया। यहाँ पर क्या खासियत है इसकी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो ये कि यहाँ पर JF-17 थंडर, मिराज जैसे अत्याधुनिक विमान तैनात हैं। हैंगर्स हैं यहाँ पर, जो उनकी रडार प्रणाली है उसका भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। इसके अलावा हम बताएं कि अगर पूर्वी पश्चिमी दोनों दिशाओं में काम करनी हो तो उसको तेजी से कार्रवाई को अंजाम देने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। और एक और जो एयरबेस है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है चुनिया राडार साइट भी यहाँ पर है। ये अगर इसको देखें हम तो ये लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर साउथ में पड़ता है और पाकिस्तान एयरफोर्स का ये
बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशनल एयरबेस माना जाता था आनंद, जिसे भारत की सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया। हवाई सुरक्षा प्रणाली का भी चुनिया एयरबेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ नीचे की तरफ उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, जी। जो कि है भोलारी रहीम। भोलारी सुकूर एयरबेस की अगर हम बात करें तो जी, जी। इसे हम कह सकते हैं अदिति, ये पाकिस्तान का जो भोलारी एयरबेस है ये पाकिस्तान का सबसे नया एयरबेस है। अत्याधुनिक प्रणालियों से ये भी लैस है, पूरी तरह ऑपरेशनल था जिस समय इसको टारगेट किया गया और बिल्कुल। कोशिश ये रही कि एयरबेस को इस तरीके से टारगेट किया जाए कि जो पाकिस्तान की वायुसेना पूरी तरह पंगु हो जाए। तो उसमें मुख्य जो टारगेट रहे एयरबेस के अंदर टारगेट रहे तो वो क्या रहे, अलग अलग एयरबेस में वो हैंगर्स रहे, वो रनवेज रहे, जो इनके कमांड एंड कंट्रोल टावर्स थे वो रहे, जो इनका रडार सिस्टम था वो रहा, जिससे कि किसी किस्म का कम्युनिकेशन ना हो पाए और वायुसेना के जो विमान है वो उड़ान ही ना भर पाए। बिल्कुल। और रहीम यार का जो एयरबेस था, अगर यहाँ पर। उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर अनंत, तो उसमें ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि एक बड़ा गड्ढा, जो तस्वीर सामने आई थी वो जो रनवे था उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जो कि हमारी एयर स्ट्राइक के जरिए उसमें किया गया था। ये इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो वायुसेना है उसका सेन एयरबेस है, जो पंजाब प्रांत के साउथ में पड़ता है और यहाँ पर ये शहर के भी बहुत निकट पड़ता है। और भारतीय जो पाकिस्तान की वायुसेना थी उसके एयरबेस की ये मुख्य एयरबेस जो है उनकी सूची में शामिल था। इसके अलावा अगर बात करें जैकबाबाद वाले की, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि नेटो की जो सेनाएं हैं वो इससे इस्तेमाल करती आ रही थी और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स करती थी। यहाँ पर जो बड़े विमान होते थे, चाहे वो F-16 हम ले लें, चाहे वो चाइना से जो लिया हुआ विमान है उसकी हम बात कर लें यहाँ पर, तो इस तरह के तमाम विमान जो हैं वो यहाँ पर पोर्ट किए जाते थे और उनसे यहाँ पर ऑपरेशनल उन्हें कराया जाता था। तो इस तरह से एक एक करके अनंत ये जो तमाम एयरबेस थे, इन्हें जब भारत ने जैकबाबाद के ठिकाना बारे में बनाया। अदिति ने एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अदिति ने जानकारी दी कि जो अमेरिकन जो एयरफोर्स थी वो इसका इस्तेमाल करती थी, बेसिकली ये उसके एक बेस की तरह था। वो पाकिस्तान में भले हो लेकिन वो अमेरिका के बेस के तौर पर काम करता था। और ये वो एरा था जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान और जो अमेरिका है मिलकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। आतंक के नाम पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस थे अमेरिका के, उनमें उसके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जब अफगानिस्तान में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उसको ज़रूरत थी यहाँ की, इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो उसको इम्पॉर्टेंट बना देती है। तो यहाँ पर जो अमेरिका ने अपने अफगानिस्तान में ऑपरेशंस चलाए उसमें इसने अहम भूमिका निभाई थी और यहाँ पर भी अत्याधुनिक विमान पाकिस्तान के मौजूद रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे हैंगर्स हैं और उसकी जो उसकी रडार प्रणाली है वो भी यहाँ पर तैनात रहती है। बिल्कुल। और कई यूएवी राडार सिस्टम जो थे वो भी यहाँ पर तबाह हुए। तो इस तरह से तमाम एयरबेस पे जब भारत ने निशाना बनाया, वो हालात थे जब पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ गया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बातचीत जो है उसे आगे बढ़ाया गया। चाहे वो भारत के सामने बातचीत का रास्ता खोलने की बात की गई हो, चाहे वो अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाया हो। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है बताना कि ये जो तमाम हमले किए गए आतंकी ठिकानों पर, उसमें कौन कौन से बड़े आतंकवादी जो हैं वो मारने में भारत की जो सेनाएं हैं वो सफल हुई। सबसे पहले सबसे बड़े नाम की अगर हम बात करें तो वो है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है उसका ये रिश्तेदार है। तो इतना बड़ा ये आतंकी है, भारत का मोस्ट वांटेड में से ये रहा है। IC 814 कौन उसे भूल सकता है। उसकी अपहरण की साजिश में मोहम्मद यूसुफ अजहर जो है वो शामिल रहा है। अगला जो नाम आता है इस लिस्ट में, जो बड़े आतंकी उनके अंजाम तक पहुंचा दिए गए, जिन्हें ठिकाने लगा दिया गया, उसमें अगला नाम आता है मुदस्सर खादियान का। लश्कर का बड़ा आतंकी है ये, बहुत बड़ा आतंकी है लश्कर का। मुरीदके में मरकज़ तैयबा का काम दिखता था। जैसे मैंने आपको कहा, मुरीदके में जो मरकज़ तैयबा है ये बड़ा सेंटर है, लश्कर तैयबा का बड़ा सेंटर है और उसका काम देखता था। कहा जाता है कि उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती थी और ये वही सेंटर है जहां पर कसाब और हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए इस सेंटर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अबू जंदाल के नाम से भी इसे जाना जाता था और मुदस्सर के जनाजे में ही आपने देखा होगा ना, जनाजे में मिलिट्री ऑफिसर वगैरह पहुंचे थे, तो उसके जनाजे में मिलिट्री ऑफिसर पहुंचे थे। इससे आप इसके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरे आतंकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद जलील है, जो जैश का बड़ा आतंकी यहाँ पर था। मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला ये बताया जाता है। जैश का जो हेडक्वार्टर था, मरकज़ सुभान अल्लाह का जो इंचार्ज था, यानी कि जो बहावलपुर, जहाँ पर 100 किलोमीटर अंदर जाके एयरफोर्स ने भारत की स्ट्राइक किया था, वहाँ पर ये था और यहाँ का ये इंचार्ज माना जाता था। ये भी बहावलपुर के बड़े हमले में मार गिराया गया। और अगर तस्वीरें आपको याद हो, बहावलपुर में जो जैश का जो ठिकाना था, जो इमारत थी, पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई थी। एक बहुत बड़ा छेद इमारत में जो छत पर है वो दिखाई दिया था और छज्जा जो है छत का वो पूरी तरह से गिर के नीचे आ गया था। और अगले दिन की जो तस्वीरें आई थी, सब कुछ बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने नेस्त नाबूद कर दिया था। अगला नाम जो इसमें आता है वो है मोहम्मद हसन खान का। तो इसकी तो पूरी लीनेज है, मतलब
कनेक्शन है इसका जो है टेरर से, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके जो पिताजी थे ना, वो जैश के पीओके के ऑपरेशनल कमांडर थे और नाम था उनका असगर खान कश्मीरी, उन्हीं का ये बेटा है। पुलवामा अटैक में ये शख्स, ये आतंकी वांटेड था, इसका भी सफाया इस स्ट्राइक में हो गया। 100 से ज़्यादा, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे और जो 5 प्रमुख चेहरे निकलकर सामने आए उनमें से ये चौथे नंबर का था। और पांचवे की बात करें अब, खालिद उर्फ अबू आकाशा। कश्मीर में जो कई हमले हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर में सालों से कश्मीर को निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान से वो करीब पड़ता है, वहाँ से घुसपैठ ये कराते हैं फायरिंग के जरिए या सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का सहारा लेकर। तो वहाँ पर कश्मीर में हुए कई हमलों में खालिद उर्फ अबू आकाशा जो है वो शामिल रहा है। लश्कर का ये आतंकी है और अफगानिस्तान से जो हथियार आते थे उनको लाने में इस अबू आकाशा ने एक बहुत बड़ी भूमिका ये लगातार वहाँ पर निभाता रहा है। और इसके जनाजे में भी पाक आर्मी के जो अफसर हैं वो शामिल हुए। उसकी वजह ये रही क्योंकि ये जो हथियार स्मगल करता था ये आर्मी को भी सप्लाई करता था और इसीलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी। और जिस तरह से अनंत अभी बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा आतंकी इस हमले में मार गिराए गए हैं भारतीय सेनाओं के द्वारा, इसके अलावा 35 से 40 पाकिस्तानी आर्मी के जो सैनिक हैं वो भी मार गिराए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से सेना और आतंकियों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। इसीलिए ये कार्रवाई इतनी बड़ी मानी गई, ऐतिहासिक कार्रवाई इसे माना गया है। और हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। अगर एक भी गोली उस तरफ से चली तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो केवल हमें ज़मीन पर इफेक्ट दिखता है वो ये कि आतंकवादी ठिकाने, उनके जो कैंप थे वो नष्ट हो गए, पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। इससे उभरने में पाकिस्तान को काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो उसका असर पड़ा है पाकिस्तान पर, वो कहीं ज़्यादा है। बताया ये जाता है कि पाकिस्तान इस अटैक से इतना घबरा गया, इस ऑपरेशन से इतना घबरा गया कि उसने गुहार लगानी शुरू कर दी पूरी दुनिया में कि भैया सीज फायर करवा दो, सीज फायर करवा दो। फिर उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया, हमने उसकी गुहार मान ली, पहली बात। दूसरी बात क्या, अभी आसिफ ख्वाजा का एक बयान भी काफ़ी चर्चा में है जिसमें वो कह रहे हैं कि आतंक से हम नाता तोड़ देंगे। और एक और बात, जो हमारे बीएसएफ के जवान है ना, उनकी वापसी भी पाकिस्तान ने कर दी है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका इम्पैक्ट चौतरफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।